नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टेलीविजन। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कमजोर वर्ग और किसानों के लिए रियायतों का ऐलान, डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर जोर, प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन। चौबीस घंटे के भीतर अखिलेश यादव और रामगोपाल की पार्टी में वापसी, मुलायम सिंह यादव ने रद्द किया निष्कासन, शिवपाल का मतभेद दूर होने का दावा। अरुणाचल की राजनीति में नाटकीय मोड़, बीजेपी की बनी सरकार, पीपीए के 33 विधायक बीजेपी में शामिल, स्पीकर ने दी विलय को मंजूरी। शशिकला को एआईएडीएमके की कमान, महासचिव का पदभार संभाला, कहा अम्मा की राह पर पार्टी कई साल करेगी शासन। दिल्ली के उपराज्यपाल बने अनिल बैजल, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ, निर्वाचित सरकार के साथ मिलकर काम करने का भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन किया। इसमें गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए की गई रियायतों का ऐलान किया गया। नोटबंदी के बाद जनता के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री ने शुक्रिया अदा किया। अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने पसीने से उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखी है। आमतौर पर जब अच्छाई के लिए आंदोलन होते हैं तो सरकार और जनता आमने सामने होती है। यह इतिहास की ऐसी मिसाल है जिसमें सच्चाई और अच्छाई के लिए सरकार और जनता दोनों मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कुछ नई घोषणाओं का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने आवास कर्ज में छूट का ऐलान किया। उन्होंने शहरी गरीब के लिए 2 नई हाउसिंग योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गरीब मध्यम वर्ग के लोग घर खरीद सकें, इसके लिए बड़े फैसले किए गए हैं। इसके लिए 2017 से 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर 4% तक छूट और 12 लाख पर 3% की छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 3 महीने में 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्डों को रुपे कार्ड में बदला जाएगा। 2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 4% की छूट और 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बनने वाले घरों की संख्या को बढ़ा दिया है। यानी जितने घर पहले बनने वाले थे उससे 33% ज्यादा घर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने चुनाव सुधार को लेकर भी अपने विचार रखे। हमारे देश में सामान्य नागरिक से लेकर के राष्ट्रपति जी तक सभी ने लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ साथ कराए जाने के बारे में कभी न कभी कहा है। आए दिन चल रहे चुनावी चक्र, उससे उत्पन्न आर्थिक बोझ तथा प्रशासन व्यवस्था पर बने बोझ से मुक्ति पाने की बात का समर्थन किया है। अब समय आ गया है कि इस पर बहस हो, सार्थक बहस हो और रास्ता खोजा जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में सब कुछ पहले की तरह हो गया लगता है। पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव का निष्कासन वापस ले लिया है। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव और आजम खां की बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को पार्टी से बाहर करने का फैसला 20 घंटे बाद ही वापस ले लिया। पार्टी प्रमुख के इस फैसले की जानकारी देने शिवपाल यादव मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में
सब कुछ ठीक ठाक है। शिवपाल यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सब लोग मिलकर के इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़े हैं और लड़ेंगे और फिर से 2017 में उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। कोशिश में तो मैं बहुत ज़माने से था कि ये इख्तलाफात कम हो, ख़त्म हो, दूरियां घटनी भी चाहिए और अगर मिट सकती हों तो मिटना भी चाहिए। कामयाबी रही इसमें। शिवपाल यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों पर दोबारा विचार किया जाएगा। समाजवादी पार्टी में उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने नाराजगी जाहिर की थी। इस बीच रामगोपाल यादव अब भी 1 जनवरी को बुलाए गए आपातकालीन राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन पर कायम है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक्सपल्सन तो कल हुआ था, फैसले हमारे उससे पहले हो गए थे। कल हमारा सम्मेलन हो रहा है विधिवत, पहले की तरह सम्मेलन होगा और सम्मेलन में जो सम्मेलन निर्णय लेना चाहेगा वो निर्णय लेगा। इससे पहले अखिलेश यादव ने सुबह पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। इसमें पार्टी के 200 से ज्यादा विधायक शामिल हुए। शनिवार को मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाल दिया था। करीबियों को टिकट नहीं मिलने से नाराज अखिलेश यादव कैंप की तरफ से शुक्रवार को 235 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, जिसे लेकर पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव नाराज थे। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अरुणाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से नाटकीय मोड़ आ गया है। राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के 33 विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए। पेमा खांडू ने दावा किया है कि अब उन्हें 47 विधायकों का समर्थन हासिल है। अरुणाचल प्रदेश में पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए के 33 विधायकों ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि 60 सदस्यीय विधानसभा में उनको बहुमत हासिल है। Yes, today we have marched from PPA to BJP, and definitely it's a BJP, full-fledged BJP government now. We have merged out of 43, we have 33 numbers. इससे पहले स्पीकर तेंजिंग नोरबू के सामने पीपीए छोड़कर आए विधायकों की परेड कराई गई। स्पीकर ने इन विधायकों के बीजेपी में शामिल होने को मंजूरी दे दी है। इस बीच बीजेपी ने दावा किया है कि अब अरुणाचल का बेहतर विकास हो सकेगा। People of Arunachal Pradesh had the dream that BJP government should be in Arunachal Pradesh for peace and progress of the state. So under the leadership of Pema Khandu Sonamen and under the leadership of Narendra Modi and Amit Shah, Arunachal will put one step ahead for the development and the peace of the state. पीपीए में टूट के बाद पार्टी में महज 10 विधायक बचे हैं। पीपीए अध्यक्ष काफा बेंजिया ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत 7 विधायकों को गुरुवार को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इसके बाद से राज्य में एक बार फिर राजनीतिक उठापटक तेज हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एआईएडीएमके की अगुवाई अब वीके शशिकला करेंगी। आज उन्होंने पार्टी महासचिव पद की जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी और सरकार अम्मा यानी जयललिता की राह पर चलेंगी। तमिलनाडु की राजनीति में शनिवार को एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। वीके शशिकला ने कुछ इस अंदाज में एआईएडीएमके के महासचिव पद की जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर शशिकला ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान वो भावुक हो गईं। जयललिता को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी जयललिता के रास्तों पर आगे बढ़कर अगले कई सालों तक शासन करती रहेगी। துணிச்சலின் பிறப்பிடம் அன்றைக்கு ஆணாதிக்கம் நிறைந்த அரசியலில் இந்தியா முழுவதும் தேடினாலும் ஒரு இந்திராவை தவிர வேறு ஒருவர் இல்லை என்ற நிலையில் நம் அம்மாவின் அரசியல் பிரவேசம்। शशिकला को कमान सौंपने के लिए चेन्नई में पार्टी मुख्यालय को भव्य तौर पर सजाया गया। महासचिव पद की जिम्मेदारी संभालने से पहले शशिकला ने जयललिता की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गुरुवार को आम परिषद की बैठक में शशिकला को एआईएडीएमके का महासचिव नियुक्त करने पर मुहर लगी थी। शशिकला बीते 3 दशकों से जयललिता की भरोसेमंद सहयोगी रही हैं। जयललिता के निधन के बाद से महासचिव का पद खाली था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर प्रधानमंत्री से 8 सवाल पूछे हैं। ट्विटर पर राहुल गांधी ने मांग की कि पैसे निकालने पर लगी पाबंदी को फौरन हटाया जाए, साथ ही गरीबी रेखा के नीचे के जो परिवार हैं उनको तुरंत 25,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए। नोटबंदी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर कई सवाल दागे हैं। उन्होंने ट्वीट कर मांग की कि बैंकों से पैसे निकासी पर पाबंदी को वापस लिया जाए, बीपीएल परिवार के खाते में 25,000 रुपए डाले जाएं, खाता धारकों को 18% का सालाना विशेष ब्याज दिया जाए, मनरेगा के तहत रोजगार के दिनों को दोगुना किया जाए, डिजिटल ट्रांजैक्शन पर सभी चार्जों को हटाया जाए और रबी की फसल का अधिकतम समर्थन मूल्य देने के साथ ही अलग से 20% का बोनस दिया जाए। कांग्रेस ने नोटबंदी पर पूरे जनवरी महीने देशव्यापी अभियान चलाने का भी फैसला किया है। शनिवार को पार्टी मुख्यालय में अर्थक्वेक 8/11 नाम से एक पुस्तिका भी जारी की गई, जिसमें नोटबंदी से देश को हुए नुकसान का जिक्र है। कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि जिला स्तर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। तो एक व्यापक देशव्यापी जन अभियान नोटबंदी की देशबंदी के खिलाफ और देश के आजाद हिंदुस्तान के 70 साल के सबसे बड़े घोटाले को बेनकाब करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने शुक्रवार को भी प्रधानमंत्री से 5 सवाल पूछे थे। इनमें पूछा गया था कि 8 नवंबर के बाद से कितना कालाधन जब्त किया गया है और इस निर्णय के कारण कितनी नौकरियां खत्म हुई हैं। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।